2014-15 में यूपीए की सरकार में 13-14 में 2 लाख करोड़ था, तो आज बढ़कर 12,20,000 करोड़ हुआ। ये जो बजट है प्रधानमंत्री मोदी जी की सोच विकसित भारत 2047 तक बनाना, उसकी संकल्प से सिद्धि की यात्रा है। बजट 2026 आत्मनिर्भर भारत, इंफ्रास्ट्रक्चर क्रांति, हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग, सेवा क्षेत्र नेतृत्व, स्वास्थ्य सुधार और महिला और युवा सशक्तिकरण और समावेशी विकास का विजन बजट है। अगर आप देखेंगे तो इसमें पिछली बार से 5.6% ज़्यादा पैसा खर्च करके लगभग हम लोग 53.47 लाख करोड़ रुपया खर्च करने जा रहे हैं और फिजिकल डेफिसिट राजकोषीय घाटा भी कम होगा, 4.3% रह जाएगा। लेकिन साथ ही साथ ये दो बड़ी बातें हैं, एक और हम पैसा ज़्यादा खर्च कर रहे हैं और राजकोषीय घाटा कम कर रहे हैं। तीसरी बात, अगर पब्लिक कैपिटल एक्सपेंडिचर 2014-15 में यूपीए की सरकार में 13-14 में 2 लाख करोड़ था, तो आज बढ़कर 12,20,000 करोड़ हुआ है। कितना बड़ा बदलाव है। इसके साथ साथ अन्य क्षेत्रों में बहुत बड़ा बदलाव, जैसे मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में हम लोग बहुत कदम उठाने वाले हैं। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0, इसके माध्यम से हजारों करोड़ रुपए का निवेश आएगा, हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। बायोफार्मा मिशन जो है हमारा, बायोफार्मा शक्ति, इसके माध्यम से भारत को बायोफार्मा हब बनाएंगे। फिर केमिकल इंडस्ट्रीज का हब बनाने के लिए, ताकि हम आत्मनिर्भर बन सके, वो होगा। कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग हम भारत में करने वाले हैं, ताकि एक्सपोर्ट में हमारे कंटेनर काम आए। जो हमारे एमएसएमई ऑलरेडी है, वैसे 200 क्लस्टर्स जो हमारे पहले से हैं, उनको अपग्रेड करने के लिए हजारों करोड़ रुपए हम उस पर खर्च करने जा रहे हैं। अगर आप देखेंगे, एक के बाद दूसरा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में बहुत बड़े कदम हमारी सरकार उठा रही है और सर्विसेज सेक्टर में भी ऐसी बहुत सारी क्रांतियां आने वाली हैं। जैसे एलाइड हेल्थ प्रोफेशनल है, गांव गांव के लिए वो हो जाएगा। यही नहीं, इसके अलावा मेडिकल टूरिज्म के लिए हम यहाँ पे हब बनाने वाले हैं, ताकि दुनिया भर के लोग अपने इलाज उपचार के लिए आएँ। फिर 3 आयुर्वेद के हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज वो बनाने वाले आयुष मंत्रालय के लिए। साथ ही साथ आयुष मिशन, ताकि उसमें और शोध हो, उसकी फार्मेसी लैब्स में उस पर और बेहतर और उसको अपग्रेड किया जा सके। युवाओं के लिए, खेलों के लिए खेलो इंडिया मिशन हम लॉन्च करने जा रहे हैं। 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स हम करेंगे, 2036 का ओलंपिक्स करने की हमारी तैयारी है। यही नहीं, कोचिस का स्किल और बेहतर हो, खिलाड़ियों के चयन के बाद उनको और सुविधाएं मिले, स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर बने, हमारा स्पोर्ट्स साइंस पे और काम हो, ये सारे भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ स्टेम एजुकेशन में हर बेटी के लिए, यानी कि 800 जिलों में बेटियों के लिए हॉस्टल हम बनाने जा रहे हैं। ये सारे कदम उस दिशा में हैं जहां पे अब बड़ा एक जो भारत सरकार ने कहा कि एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, एंटरप्राइज, इसके लिए कमेटी का गठन करेंगे 2047 तक। इसको कैसे जमीन पे हमारी ताकत युवाओं की बने और सर्विस सेक्टर में दुनिया का 10% शेयर भारत का कैसे हो, उस दिशा में हम ये सारे कदम उठाने वाले हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये बजट महत्वपूर्ण था और रक्षा के दृष्टिकोण से भी काफी लोग इस बजट को देख रहे थे सर। 15% की बढ़ोतरी रक्षा बजट में भी की गई है और 7.85 लाख करोड़ का अब रक्षा बजट सर। बहुत बड़ी बात है। इससे पता चलता है नरेंद्र मोदी जी की सरकार भारत की रक्षा सुरक्षा को लेकर बहुत गंभीर है। ये आज तक का सबसे बड़ा रक्षा बजट है, 7 लाख करोड़ को पार कर जाना। और यही नहीं, रक्षा के लिए भी किया और देश का बाकी जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, रेल और रोड, उसके लिए भी लगभग 6 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान उसमें किया गया है। यही नहीं, ग्रामीण मंत्रालय के लिए 2,73,000 करोड़ पैसे का, जिसमें प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना भी आती है, जहां पे आपको आवास योजना भी मिलती है। ऐसे अनेकों कार्यक्रम। फिर आप हेल्थ का देखिए, 1,04,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बजट उसके लिए रखा गया है। शिक्षा में पहले से ज़्यादा उसमें सुधार किया गया। तो यहाँ पे तो एक के बाद दूसरा कदम जो है उस क्षेत्र में है कि भारत के जो विकास है उसको नई गति दी जाए, प्रगति और ज़्यादा हो। और जो कर्तव्य भवन से बना हुआ पहला बजट है। और कर्तव्य के कौन 3 क्षेत्र? पहला,
जहां निवेश, उद्योग और रोजगार सृजन हो, उस पर बल दिया जाएगा। दूसरा, विकास का लाभ जन जन तक पहुंचाया जाएगा। और तीसरा, समाज के सभी वर्गों को सबका साथ सबका विकास लेके उनके जीवन में सुधार लाने के लिए हम वो काम भी करेंगे। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की टिप्पणी आई है, वो कह रही हैं कि बंगाल को एक भी पैसा नहीं दिया गया, राज्यों के हक का जीएसटी का पैसा भी केंद्र सरकार रोक करके बैठी है, और ये दिल्ली ने कैसा बजट दिया है। पहली बात तो मैं कहूं, जीएसटी का पैसा सभी राज्यों को मिलता है, समय पे मिलता है। और हमने तो इस बार फाइनेंस कमीशन की अनुशंसा के अनुसार लगभग 1,40,000 करोड़ रुपया राज्यों को देने वाले हैं। दूसरा, ये विपक्ष लगातार भ्रांति फैलाता है कि जीएसटी से क्या होगा। जीएसटी रिफॉर्म्स के कारण ये फायदा मिला है कि आज साल में जितना पहले इनडायरेक्ट टैक्स इकट्ठा होता उससे कई गुना ज़्यादा पैसा इकट्ठा होना शुरू हुआ, जिसका सीधा लाभ राज्य की सरकारों को मिलता है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स का भी, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स का भी हमने लगातार लाभ बंगाल को दिया है। लेकिन बंगाल में ममता जी की सरकार में मंत्रियों के घर में हजारों करोड़ रुपए मिले, कट मनी के आरोप लगे। ममता बनर्जी जी उन भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए आगे सड़क पे कूद आती थी, कभी कमिश्नर को बचाने के लिए, कभी जो एजेंसी थी काम कर रही तो उनको रोकने के लिए सड़क पे आ गई। सवाल ये खड़ा होता है कि मुख्यमंत्री का दायित्व क्या है। उनके यहाँ पे मनरेगा का पैसा दिया तो उसमें लूट हुई, उनके यहाँ पे गरीबों को पक्के मकान बनाने के लिए दिया तो उसमें बंदर बांट हुई, उनके यहाँ पर आयुष्मान भारत दी तो उन्होंने लागू नहीं की। बंगाल के लोगों के हितों के साथ खिलवाड़ ममता बनर्जी जी ने किया है और आने वाले चुनाव में भारी पड़ेगा, क्योंकि रोहिंग्या मुसलमान और बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने का काम ममता बनर्जी ने किया और बंगाल के लोगों के हितों से खिलवाड़ किया है। और भी विपक्ष के बड़े नेताओं की टिप्पणी आई है सर। राहुल जी कह रहे हैं कि जिन रिफॉर्म्स की आवश्यकता थी वो कोई भी रिफॉर्म इस बजट में नहीं दिखाई देता है। खारगे साहब कह रहे हैं कि नए सोच अब सरकार के पास खत्म हो गई। और अखिलेश जी तो ये कह रहे हैं कि ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी का बजट 5% लोगों पर फोकस है। रिफॉर्म एक्सप्रेस बजट इसलिए कहते हैं, और रिफॉर्म एक्सप्रेस ये सरकार क्यों है। जीएसटी में रिफॉर्म लाए, इनकम टैक्स में रिफॉर्म लाए, लेबर लॉस में बदलाव लाए, कोड हमने 4 बनाए। इसका लाभ किसको मिला? इसका लाभ गरीब मजदूर कर्मचारी को मिला है। दूसरा, जीएसटी का लाभ व्यापारी से लेकर राज्य की सरकारों को मिला है। मैं आपसे कहूँगा, अगर सरलता से आपको इनकम टैक्स फॉर्म भरने के लिए मिले तो क्या रिफॉर्म नहीं है? राहुल गांधी जी जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहते थे, लेकिन आज गरीब लोगों के लिए वो टैक्स रिफॉर्म्स है, व्यापारी के लिए टैक्स रिफॉर्म्स है। राहुल गांधी जी डेड इकोनॉमी भारत को कहते थे, लेकिन ये दुनिया की सबसे जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं उनमें सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था भारत है। आज 7% दर से बढ़ने की हम लोग बढ़ रहे हैं। और मैं एक बात आपसे और कहूँ, ये जो विपक्ष हल्के बयान देता है ना, लोग भी इनको फिर हल्के में लेते हैं। क्यों? क्योंकि गंभीर नजर नहीं आते। इस बजट के माध्यम से गरीब का भी सुधार है, मजदूर महिला का भी है और युवाओं का भी है। देश की सुरक्षा भी ज़्यादा पहले से होती है। अगर बच्चियों के लिए हर जगह कॉलेज खोले, हॉस्टल खोले जा रहे हैं गांव में जिला स्तर पे स्टेम एजुकेशन के लिए, तो क्या वो खराब है? क्या 5 यूनिवर्सिटीज़ के आसपास नए शहर बसाए जाएंगे, क्या वो खराब है? क्या 3 नए एम्स इंस्टीट्यूशन जो आयुष के लिए खोले जाएंगे, आयुर्वेद के लिए, क्या वो खराब है? क्या भारत को मेडिकल टूरिज्म का हब बनाया जाएगा, क्या वो खराब है? क्या इससे रोजगार नहीं होगा? क्या मेगा टेक्सटाइल पार्क जो बनेंगे, क्या उससे भारत को लाभ नहीं मिलेगा, जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलने वाला है? जब भारत सरकार 12,20,000 करोड़ रुपया पब्लिक एक्सपेंडिचर करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में कैपिटल एक्सपेंडिचर करेगी, तो 5-6 लाख करोड़ तो प्राइवेट भी करेगा, तो 17-18 लाख करोड़ खर्च होगा। तो क्या उससे रोजगार सर्जन नहीं होगा? होगा। ये लोग नहीं चाहते कि युवाओं को रोजगार मिले। और यही नहीं, जो देखिए एनिमेशन सेक्टर है, एवीजीसी सेक्टर, ऑडियो विजुअल गेमिंग सेक्टर, इसमें 15,000 स्कूलों में हम लोग इसके सेंटर्स खोलने वाले हैं, 500 कॉलेजेस में खोलने वाले हैं। ग्रामीण क्षेत्र में बैठे युवा भी एनिमेशन पे काम कर पाएंगे, उनको स्किल मिलेगी, स्वरोजगार के अवसर मिल पाएंगे। इसका विरोध क्यों है? खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है।
जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।